So now we have to discuss about relation between drift velocity and electric current. Okay. Now we consider that there is a conducting wire or any conductor of length small l, and we can consider free electrons, number of free electrons per unit volume, that is small n. Okay. And if these electrons are flowing but opposite to the applied electric field with the velocity Vd, that is the drift velocity. तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता रहता है और उसका ऑर्डर बहुत ही लेस होता है, 10⁻⁴ से 10⁻⁶ के बीच का रहता है। और रिस्पॉन्ड करंट का इसलिए तुरंत मिलता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड इमीडिएटली ऑल ओवर द वायर, यानी वो एट वंस सभी पे बराबर से अप्लाइड हो जाती है। तो और वो क्विकली जो अप्लाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट से अप्लाइड होती है। तो ये बातें आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही सुनते आए हैं। तो अब इसमें थोड़ा एज्यूम इस बात को कर लेते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस वायर का अगर ले लेते हैं ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड थी वो कैपिटल ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से होगा। और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से इट इज ऑलवेज अपोजिट टू दैट, यानी उसके अपोजिट में रहता है। तो फिर एक और कंसिडरेशन ये कर लेंगे, लेट देयर आर स्मॉल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन होल वॉल्यूम, तो हम कहेंगे कि स्मॉल एन की मल्टीप्लाई वॉल्यूम से कर दें। तो स्मॉल एन का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई मतलब एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा Q इज इक्वल टू, Q क्या पहले तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर बोल लें तो स्मॉल एन के साथ में AL और आ जाएगा, ए एरिया का और L उसका लेंथ का जो कंडक्टिंग वायर हो। तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए NaL, जहाँ पे n स्मॉल n की बात करते हैं हम लोग। तो अब देखें कि इनकी वजह से टोटल चार्ज क्या बनेगा। तो हम जानते हैं कि चार्ज को डिनोट करने के लिए हमें E से और मल्टीप्लाई करना चाहिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि Q इज इक्वल टू Ne होता है। तो n देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे आपके पास ANL आ चुके थे, ठीक है ना, NaL बोल लें, NaL आ चुके थे और उसको स्मॉल ई से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्मॉल एल से और हाँ आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो NaL आ चुके थे, उसको स्मॉल ई से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आ गया कितना, NeVd के बराबर आ गया। अब ये जो टोटल चार्ज अपने पास ये आ गया NeVdt, तो अब उसमें आप करंट को निकाल सकते हैं। तो करंट I इज इक्वल टू Q/T होता है, वैल्यूज डाल दी तो T कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा I इज इक्वल टू NeVd। और यहाँ से अगर Vd के लिए रिलेशन ड्राफ्ट करना चाहें तो Vd को हम लिख पाएंगे I/NEA। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ में रिलेशन कहलाएगा I इज इक्वल टू NeAVd। तो आफ्टर दैट करंट डेंसिटी की भी बात हम लोग कर सकते हैं कि करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, और इसको डिफाइन करेंगे कि करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जितना करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा तो वो उसका करंट डेंसिटी डिनोट कराएगा। और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में भी कोई ना कोई उसको बैलेंस करता होगा। तो यहाँ I तो एक स्केलर होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका सीधा सेंस है कि यहाँ पे A जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी रही होगी। तो A एक पर्टिकुलर क्वांटिटी यहाँ पे है, जैसे कि एरिया वेक्टर वगैरह हम लोगों को लेना पड़ जाता है। तो यहाँ पे A जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी जैसा उसका अपना बिहेवियर है। I तो चार्ज की वजह से होता है करंट, और चार्ज हमेशा काउंटिंग की बात करता है, और काउंटिंग न्यूमेरिकल वैल्यू पे बिलोंग करती है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी चीजें होती हैं वो स्केलर होती हैं।
तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं कि आई जो है वो तो वेक्टर नहीं हो सकता है। बट दूसरी क्वांटिटी ए जो है एरिया, उसको हम बहुत बार पाते हैं हम सभी लोग कि एरिया को भी वेक्टर के फॉर्म में डिसाइड करना पड़ जाता है इफ एरिया इज पर्टिकुलर एनी हाउ एनीवेयर देन। और ठीक इस तरीके से बहुत बार हम लोगों को लेंथ वगैरह भी पर्टिकुलर करनी पड़ जाती है। तो वैसे जनरली लेंथ तो एक कोई डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं भी है तो स्केलर है, बट जब इसको पर्टिकुलर करने लग जाते हैं तो इसको फिर हम वेक्टर कहने लग जाते हैं। ठीक है, तो चाहे वो आप मैग्नेटिज्म की तरफ में कुछ एक प्रूफ में पाते हैं, जब हम लोग बायोसेवर्ट लॉ वगैरह को प्रूफ कर रहे होते हैं तो उसमें एक वायर की स्मॉल लेंथ डीएल कंसीडर करनी पड़ती है, जहाँ पे डीएल पे एरो देना पड़ेगा। और जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में भी पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर हम P से लिखते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाता है Q इंटू 2L, जहाँ पे Q चार्ज था तो वो तो वेक्टर है नहीं, और 2L में यहाँ जो लेंथ है L का जो सेंस है वो यहाँ पे वेक्टर है। इसका मतलब सीधा यही है कि लेंथ भी कभी वेक्टर जैसा भी वर्क कर सकती है, कभी स्केलर जैसा भी वर्क कर सकती है। डिपेंड इसी पे करता है कि कब वो पर्टिकुलर कर दी गई है। इफ इट इज पर्टिकुलर मीन्स दैट इज इट इज डायरेक्शन ओरिएंटेड, और अगर कोई भी क्वांटिटी डायरेक्शन ओरिएंटेड हो गई, पर्टिकुलर डायरेक्शन की हो गई, देन इट इज ऑलवेज अ वेक्टर। जैसा कि आप लोग पहले से भी जानते हैं, प्रेशर के बारे में भी यही बात हम लोग लागू करते हैं कि प्रेशर भी दोनों तरीके का नेचर दिखाता है। इन सम केसेस इट इज एज अ वेक्टर, बट इन सो मेनी अदर केसेस इट इज लाइक अ स्केलर। ठीक है, और कहाँ वेक्टर, जैसे कि जब हम प्रेशर को मैकेनिज्म में पढ़ रहे होते हैं कि व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए वॉल, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन ए टेबल, तो उस समय जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं देन इट इज पर्टिकुलर, क्योंकि टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं तो एक खास डायरेक्शन में ही हमारा प्रेशर लग रहा है, वॉल पे अप्लाई कर रहे हैं तो खास डायरेक्शन में ही लग रहा है। बट अगर हम हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर लें, फ्लूइड में जाके यानी गैसेस या फिर हम लिक्विड की तरफ बात चली जाए अपने लोगों की, यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की तरफ चले जाएं, पास्कल्स लॉ की तरफ चले जाएं, तो देन इन दोज केसेस प्रेशर हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। इफ इट इज अप्लाइड देन इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन, दैट मीन्स वहां पे प्रेशर अब पर्टिकुलर नहीं रह गया। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में प्रेशर यही स्केलर बन जाता है जाके, और जब हम मैकेनिक्स में इधर पढ़ रहे होते हैं तो यही वेक्टर रहता है। तो दैट मीन्स क्वांटिटी का डिसीजन इस बात पर डिपेंड करता है जाके कि क्या वो पर्टिकुलर तो नहीं वहां पे है। अगर पर्टिकुलर है तो हमें डिसीजन सोचना पड़ता है कि वो वेक्टर रही होगी। तो ये एक्सप्लेनेशंस आपको आई होप आते रहे होंगे और आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को अच्छे से। तो फिर अब इसमें हम लोग और आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड जे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड जे। जे यही जो अपने पास आ चुका है करंट डेंसिटी का, तो उसके बाद की हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन तक पहुंचने के लिए ये मान के चल लेंगे कि जो चार्ज फ्लो कर रहा है तो वहां पे वो एक्सेलरेट भी हो रहा है, और जब वो एक्सेलरेट हो रहा है तो उस पर फोर्स भी लगेगा। तो वी कैन कंसीडर एज एफ इज इक्वल्स टू एम ए। देन एफ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहाफ पे लिख लें, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, क्यू ई। तो फॉर वन इलेक्ट्रॉन क्यू बिकम्स स्मॉल ई, और इलेक्ट्रॉन का नेचर निगेटिव होता है तो एफ की जगह क्यू ई लिखेंगे, लेफ्ट में क्यू ई लिखा जाएगा, बट फॉर वन इलेक्ट्रॉन वही क्यू जो है वो स्मॉल ई बिकम कर जाएगा। बट निगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, इसलिए हम माइनस ले लें। तो ये अपने पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इज इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल एम। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। तो फिर आल्सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को vd से कहें तो इट इज v1 प्लस v2 प्लस v3 इन जनरल। अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने पास तो vn तक हो जाएगा, है ना, अप टू vn तक। तो vd इज इक्वल टू, अब स्मॉल v को हम लोग लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो उसी बिहाफ पे v1 को लिख लेंगे स्मॉल u1 प्लस ए, t1 ना लिख के यहाँ टाउ चलेगा, वो टी स्टाइल ही है बट इट इज टाउ, टाउ वन प्लस यू टू प्लस ए टाउ टू इन दैट वे। इन जनरल द लास्ट वन इज यू एन प्लस ए टाउ एन,
ठीक है। तो इस तरीके से ये एवरेज हो गया, तो अपॉन में n चला देंगे, तो एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी रह जाएगी किनकी, सभी इलेक्ट्रॉनों की। और यहाँ पे जो टाउ आ गया वो है तो टाइम का ही फैक्टर, बट यहाँ पे ये पर्टिकुलर है कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में या मटेरियल में आगे प्रोसीड करते हैं, देन दे कोलाइड विद अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द काउंटर पार्ट्स ऑफ द एटम, मतलब जो आयन वहां पे अवेलेबल है उनसे भी ये टकराते हैं। और इस कोलिजन में, इन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स देयर इज अ गैप ऑफ टाइम, तो दैट टाइम इन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन्स दैट इज द टाउ, यानी उसको हम लोग टाइम ऑफ रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। और तो उसी वजह से स्मॉल टी न लिख के यहाँ पे हम लोग टाउ लिख देते हैं। देन अगेन इन द नेक्स्ट लाइन u1 u2 u3 वगैरह जो है उनको आप एक ब्रैकेट में कंसीडर कर लें, u1 प्लस u2 प्लस u3 एटसेट्रा अप टू un, प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में स्मॉल ए को कॉमन लेने के बाद में टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री एटसेट्रा अप टू टाउ n। ओके, और स्मॉल n जो है ये अपॉन में चलता रहे क्योंकि वो एवरेज है सभी के लिए। और फिर उसके बाद में जो है Vd इज इक्वल टू, ये स्मॉल n ब्रेक कर ले दोनों की तरफ अलग में, पहले ब्रैकेट के भी अपॉन में और टाउ वाले के भी अपॉन में, जैसा कि आप सेकंड स्टेप पे देख रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल, वो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मिला के जीरो बोली जाती है क्योंकि वो रैंडम मोशन में होते हैं, इसलिए इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी है सभी की दैट इज जीरो। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन अप टू स्मॉल n इट बिकम्स जीरो। और द नेक्स्ट ब्रैकेट इज स्मॉल ए रहेगा और टाउ वन टाउ टू टाउ थ्री वगैरह ऐड करके और अपॉन में स्मॉल n, यानी उसका एवरेज, और उस एवरेज को टाउ, स्मॉल टाउ जो है सिंबल, उससे रेफर करते हैं हम लोग। तो वही लिखा हुआ है आपके पास, वेयर टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री एंड सो ऑन अप टू टाउ n, और जो है वो टाउ की एवरेज वैल्यू बन जाएगी। तो Vd इज इक्वल टू अपने पास आ गया, Vd लेफ्ट में लिखा हुआ है, Vd इज इक्वल्स टू बिकम्स ए टाउ, और ए की वैल्यू अब आप इक्वेशन नंबर 1 जो थी उससे आप ए की वैल्यू रख पाएंगे। ये ए था ई अपॉन स्मॉल एम, ए इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन स्मॉल एम। तो ई अपॉन स्मॉल एम वाली ये वैल्यू वी हैव टू पुट फ्रॉम इक्वेशन 1 टू हियर इन द इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे हम ए टाउ में रख दें, तो Vd बन गया माइनस ई टाउ अपॉन n बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने पास v माइनस ई टाउ अपॉन स्मॉल m है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपके पास आ गया होगा माइनस ई अपॉन m है, ई अपॉन m, तो अपॉन में यहाँ पे आप जो है माइनस ई टाउ अपॉन m पढ़ेंगे, स्मॉल n नहीं m पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरीके से आ गई। और आप ये प्रॉम्प्ट है फार्मूला, आप इसको इम्पोर्टेंस ही दें और इसको आप जो है प्रैक्टिस में जरूर लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के भी फार्मूले को और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ जो रिलेशन बनता है उसको भी उतना ही आप वेटेज दें। और इसको ओरल लर्निंग में भी रखें, Vd इज इक्वल्स टू माइनस ई टाउ अपॉन m। तो माइनस तो वहाँ नेचर को बताता है, बट जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को कर रहे हो तो वहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू पे आनी पड़ेगी बात, तो वहाँ माइनस को वहाँ डिनाई भी कर सकते हैं, बट जहाँ पे लैंग्वेज में कोई बात को हम लोग क्लियर कर रहे होते हैं तो हम लोगों को कहना पड़ेगा कि ये एक अपोजिशन है, कि सही इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, इसलिए ये नेचर माइनस से शो किया जा रहा है। फिर नाउ द नेक्स्ट derivation of Ohm's law by the help of drift velocity. I repeat again, derivation of Ohm's law by the help of drift velocity, ठीक है। और इसको हम लोग बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोल देते हैं, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अगर कभी ये भी लिखा मिले तो आपको वही मीनिंग समझनी चाहिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, दैट इज बात वही की जा रही है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से ओम्स लॉ को हमें डेराइव करना है, ठीक है। तो इसमें आप करंट की बात कर लें, जैसा कि आप जानते हैं I इज इक्वल टू NEAVD, दिस वन इक्वेशन, एंड बट वी आल्सो नो दैट, अभी हमने ऊपर ही देखा है Vd इज इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन m था, है ना। तो यहाँ पे
बस माइनस की बात वो है ना कि जैसा अभी बताया था कि वो नेचर की बात करता है, अगर हमें आगे कैलकुलेशन में प्रोसीड करना है तो वी कैन ओमिट दैट साइन, माइनस को हम हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो वीडी न्यूमेरिकली देखा जाए तो कितना है, ई टाउ अपॉन स्मॉल एम है। और उसके बाद देन इक्वेशन 1 बिकम्स आई की, हम इक्वेशन 1 को अगर देखें तो हम कितना लिख पाएंगे कि आई इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी था तो वी डी की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लें, कितना एन ई ए वी डी की जगह हो जाएगा ई टाउ अपॉन एम, है ना, तो ये वैल्यू पुट कर दें। और अगर कंडक्टर की लेंथ स्मॉल एल है और उस पर जो पोटेंशियल है अप्लाइड यानी फील्ड वो अगर वी है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए फार्मूला पाते हैं, ई इज इक्वल टू वी बाई एल, ये मिल जाता है। ठीक है, तो अब ई की जगह हम वी बाई एल कर लेंगे, इसी जो ऊपर में लिखा हुआ है इसमें वी बाई एल कर लें। तो उस दशा में देखें तो अपने पास बन जाएगा आई इज इक्वल टू, ई दो हो जाएंगे वहां पे तो ई का प्रोडक्ट ले लेंगे, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी डी टाउ अपॉन एम एल। ठीक है, और आई वी डी सॉरी वी डी नहीं, कैपिटल वी, वही वालू वो वोल्टेज वाला पोटेंशियल वाला मिल चुका है, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए कैपिटल वी टाउ अपॉन एम एल। तो अब हमारी मीनिंग ये होनी चाहिए कि कैपिटल वी के नीचे हम आई को ले आए, क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलेंगे जब हम ओम्स लॉ की तरफ बात करेंगे तब। तो v अपॉन आई एक साइड कर लें, v अपॉन आई, देन वी गेट द अदर टर्म्स एज एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटा। तो यहाँ पे राइट साइड में जितना लिखा हुआ है कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटा, इस पे जरा कंसिडर करें कि यहाँ पे कोई भी क्वांटिटी ऐसी नहीं है जो चेंज होने वाली हो जब तक कि फिजिकल कंडीशनों को हम इन्वॉल्व ना करें। यानी अगर फिजिकल कंडीशनें कांस्टेंट रखी जाए तो राइट साइड में जितना भी लिखा हुआ है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। जैसे कि मास नहीं चेंज होगा, उस कंडक्टर की लेंथ भी वही रहेगी अगर हम इंक्रीज नहीं करने जा रहे हैं। स्मॉल एन फ्री इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में थे, जब कंडक्टर वही है तो सारी बातें वही रहेंगी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज स्मॉल ही, वो तो ऑलवेज उतना ही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब हम कंडक्टर को थिन या थिक नहीं करने जा रहे हैं तो सेम कंडक्टर के लिए बात वो भी वही रहेगी। एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाउ, ये जो टाउ है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ये टेम्परेचर को डिनोट कराता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कोलिजन फास्ट हो जाएंगे। यानी जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है वो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन जो गैप मिलता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन वाला, दैट विल रिड्यूस। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और ये कोलिजन फास्ट हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ डिक्रीज करेगा, और टाउ डिक्रीज करेगा तो वी अपॉन आई इन द सेंस वो आर को डिनोट करेगा जाके, तो इसका वाला आर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमको जो राइट साइड में लिखा है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट कहना है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटा, और इस कांस्टेंट को हम सिंबल दे देंगे कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशंस, ये बोल देना पड़ता है। तो वी गेट हियर वी अपॉन आई इज इक्वल टू कैपिटल आर, वेयर आर की मीनिंग जो है वो वी अपॉन आई से नहीं है, वेयर आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर एटा। अगर आर के बारे में हमें फुल फ्लेश सारी बातें बतानी है कि आर किन पे डिपेंड करता है, तो वी गो to that part. What is that? R is equal to ml upon ne square eta. In that you can clear all about the symbol R, capital R. Okay, ये mass, length, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जब कहते हैं तो टेम्परेचर यहाँ डायरेक्टली नहीं है, वो टाउ में हिडन है, और टाउ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन था, और इससे आप टेम्परेचर तक बात अपनी मैसेज कर सकते हैं। हाउ, जैसा कि अभी हमने समझाया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पे टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो है वो डिक्रीज करेगा क्योंकि जल्दी कोलिजन होने लगेंगे, और टाउ का डिक्रीज करना आर को बढ़ा देगा क्योंकि आर के ये टाउ रेसिप्रोकल में है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ डिक्रीज करता है लेकिन आर इंक्रीज करता है, तो टेम्परेचर भी बढ़ाया और आर भी इंक्रीज हुआ, मतलब आर और टेम्परेचर डायरेक्टली हो गए। बट टेम्परेचर यहाँ हिडन है, डायरेक्टली नहीं शो हो रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस बात को आप समझ सकते हैं। जो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ध्यान रखें, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर, ये बात आ जाएगी।
और फिर उसके बाद हम लोग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात कर लें, जिसको रो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि अब जब ओम्स लॉ का डेरिवेशन हो जाता है तो उसी में थोड़ा स्टेप और हम लोग चल लेते हैं, तो उसके बाद रेजिस्टिविटी को हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी भी बोल सकते हैं या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इट इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, यानी जो कंडक्टर है उसकी ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल नॉट द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। यानी वायर जो हमने लिया है, चाहे वो थिकर हो चाहे थिनर हो, चाहे वो लेंथियर हो चाहे वो शॉर्ट हो, इन किसी भी बातों पे डिपेंड नहीं करेगा। ओनली इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट मीन्स द अगर हमने मटेरियल ही बदल दिया तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। यानी अगर हमने कॉपर की जगह एल्युमिनियम ले लिया तो जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाने वाली है। और वन थिंग इज मोर, टेम्परेचर पे तो डिपेंड करना ही करना है, बिकॉज ऑफ हम सभी जानते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन की बात इन्वॉल्व करेगी, कोलिजन फास्ट होंगे तो गैप कम मिलेगा रिलैक्सेशन का, तो वो तो जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी अपना जो है वो टारगेट बनाएगा। और अभी हम इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए भी फार्मूला देखेंगे, तो वहां भी हम पाएंगे कि अब एल जो है लेंथ जो कंडक्टर की थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कंडक्टर का था वो कैंसिल हो चुका है, वो अब उस फार्मूले में नहीं अवेलेबल है। लेकिन टाउ जो है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इट इज स्टिल देयर, वो वहां उस फार्मूले में पाया जाएगा, किसके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वगैरह पे डिपेंड नहीं करती है। बहुत बार न्यूमेरिकलों में या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में लिखा आपको मिल जाया करता है कि अगर वायर की लेंथ बढ़ा दी तो फिर रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको अगर क्लियर है तो आप इस बात को अपना कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी देख ले फार्मूला तो आप समझ जाएंगे इस बात को। तो वी नो दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आर की वैल्यू हम सभी जान लेंगे यहाँ पे, जो कि ऊपर अभी डिराइव कर चुके हैं, एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ। तो यहाँ से पहले रो को हम साइड में करें, रो आ जाएगा आर ए अपॉन एल, रो आ गया आर ए अपॉन एल, और यहाँ पे आर की वैल्यू डाल दें, एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, ये रहा है एम एल अपॉन एन स्क्वायर ए टाउ, वी पुट देयर, देन ए इज कैंसिल्ड, ओके, एंड वी गेट द फाइनल रिजल्ट इज रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। तो यहाँ पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि टाउ ही एक ऐसा फैक्टर है, बाकी तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी वायर को अगर बदल दें, कॉपर को रिप्लेस कर दें एल्युमिनियम से या आयरन से, तो हम पाएंगे कि रो की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कॉपर का वायर था, कॉपर का ही रखें, लेंथ चाहे ज्यादा कर लें चाहे कम, वायर दूसरा कॉपर का ले लें पहला रिप्लेस करके, ऐसा कर सकते हैं। डायमीटर ज्यादा वाला हो दूसरा वायर, इससे कोई फर्क नहीं। बट क्या है कि टेम्परेचर की बात पे हमें इशू करना पड़ेगा कि टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो रो की वैल्यू चेंज होगी, और ये वही फेवरेबल रिस्पॉन्स रहेगा जैसे कि रेजिस्टेंस में था। बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर आर भी इंक्रीज करती है, और रो की वैल्यू जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको कह रहे हैं, इट आल्सो इंक्रीजेस देयर, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। तो फिर उसके बाद अपने लोगों की बात आ जाएगी, ये ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप प्रैक्टिस में जरूर लें। और इसको डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड अगर ये लिखा मिलता है तो अभी आप वही सेंस लगाएं कि बाय द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें प्रूफ करना था। ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोला जाता है ओम्स लॉ का, माइक्रो नहीं, मैक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोल दिया जाता है, लेकिन वो उतना पॉपुलर वर्ड नहीं चलेगा। बट ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला वर्ड तो आपको मिल सकता है कभी भी लिखा हुआ, ओके। तो नाउ द नेक्स्ट वन इज ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट्स। तो अब इस वर्ड से आप फेमिलियर हो चुके होंगे। ओमिक एंड नॉन ओमिक एलिमेंट्स किनको कहें, तो ओमिक वो जो ओम के लॉ को रिस्पॉन्ड करता हो, यानी ओम के जो कंडीशन है कोट की हुई उसको फॉलो करता हो। तो यानी अगर फिजिकल कंडीशंस आर रिमेन्स कांस्टेंट, देन इन दैट केस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी I। यानी अगर हम करंट को इंक्रीज कर रहे हैं कंडक्टर में तो उसी के रिस्पॉन्ड पे V भी उसी रेशियो में इंक्रीज हो, ताकि V अपॉन I ऑलवेज कांस्टेंट मिले। एंड इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ इन बिटवीन बोथ,
वी और आई के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिले, एक जो है वो स्लोपी लाइन मिले और वो जिगजैग ना हो, तो हम कहेंगे ये एक ओमिक है। ठीक है, और नॉन ओमिक वाले में हमको कहना पड़ेगा कि जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करते हो, यानी अगर वी और आई के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो वी और आई के बीच में हमें एक लाइन जो मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन ना होगी, एक कर्व टाइप की लाइन मिल जाए कर्वी लीनियर हो, तो हम कहेंगे कि ये नॉन ओमिक होगा। तो नॉन ओमिक में हम कोई एग्जांपल अगर लेना चाहें तो कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस का भी आप एग्जांपल लेके अपनी बात को कह सकते हैं। इवन ए कैपेसिटर आल्सो, ठीक है, यानी डायोड्स भी हो सकते हैं, जेनर डायोड्स भी हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स भी हो सकते हैं, कैपेसिटर भी हो सकते हैं, इवन कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हो सकता है, यानी आप टॉर्च के बल्ब की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप सोचिए कि ओमिक किसको कहें, तो सिंपल एक वायर जो आप और हम सभी लैब में इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई वो वायर चाहे वो किसी भी मटेरियल का था, सिंपल जो वायर हम कनेक्शन के थ्रू रेजिस्टेंस निकालने के लिए यूज करते हैं जो लैब में, दैट कंडक्टिंग वायर जो है वो ओमिक है। बस क्या है कि फिजिकल कंडीशनों को रिस्ट्रिक्शन में रखा जाए, तो अगर फिजिकल कंडीशंस वेरिएट करेंगी तो फिर हम कहेंगे वो नॉन ओमिक होने लग गया। यानी अगर टेम्परेचर चेंज कर दें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दें, तो सारी बातें वो क्या होने लगेंगी, नॉन ओमिक होने लगेंगी। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, सेल के कनेक्शंस की बात करते हैं, सेल इन सीरीज एंड कनेक्शन ऑफ सेल इन पैरेलल। और एक बात आ जाती है मिक्स ग्रुपिंग की भी आ जाती है, लेकिन सेल को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्शन का इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसमें भी टू केसेस रहेंगे कि क्या सेल्स जो हमारे पास हैं वो आइडेंटिकल वाले हैं या फिर सेल हमारे पास डिफरेंट वाले हैं। तो दोनों केसेस की स्टडी हम लोग लेके चलेंगे कि व्हेन द सेल्स आर आइडेंटिकल, यानी अगर सभी सेलों की ईएमएफ जो है वो कैपिटल ई मान ली जाए और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर मान लिया जाए, तो सेल आइडेंटिकल कहलाएंगे। तो इसमें हम पहले सीरीज में फिर पैरेलल में इनके कनेक्शंस के थ्रू देखेंगे कि ईएमएफ वगैरह, इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह और टोटल रेजिस्टेंस वगैरह जो सर्किट में बन रही है वो क्या कुछ है। ठीक है, आई रिपीट अगेन कि सेलों के इन कॉम्बिनेशन पे हम देखेंगे कि भाई जब कई सेलों को हमने मान ले सीरीज में जोड़ दिया तो वहां पे नेट ईएमएफ क्या बनेगा। ठीक है, तो उस बात को हम लोग देखेंगे। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या बनेगी, साथ ही साथ ओवरऑल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की क्या बनेगी। तो इन सभी बातों का हम लोग यहाँ पे एक जो है डिस्कशन पाएंगे। तो आई होप कि आप इन बातों के साथ आप अटैच हों। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की पहले बात करते हैं, व्हेन द सेल्स आर आइडेंटिकल, यानी वो केस लेते हैं। तो सीरीज में व्हेन ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, यानी ये पहला केस लेते हैं, और फिर सेल्स डिफरेंट के साथ में हम लोग अगले केसों पे आएंगे। तो देखें सीरीज में ये कई एक सेल कनेक्शन में ले सकते हैं आप, टू एन सेल हम लोग बोल सकते हैं, यानी दिस वन इज द फर्स्ट सेल कैपिटल ई और स्मॉल आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया और सेल को हम डॉटेड लाइन देके एक बाउंड्री दे दिया करते हैं। तो दिस वन इज द नेक्स्ट सेकेंड सेल, और ऐसे सारे लेके अप टू आप इन जनरल आप अपनी बात को बोल सकते हैं एन सेल तक ये डॉट डॉट करके कह सकते हैं। ठीक है, और ये सर्किट पूरा करने के लिए जो बाहर है वो रेजिस्टेंस एक लगा दिया गया है कैपिटल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। ओके, और आई करंट इस सर्किट में चूंकि सीरीज में है तो करंट विल बी सेम ऑल ओवर बिकॉज ऑफ पाथ उनको सबको एक ही मिला। और इन सारे सेलों का अगर एक इक्विवेलेंट बोले, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल निकालते हैं फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वैसे इन सारे सेलों का एक इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट बोलें, यानी इन सभी सेलों को हटा दें और इनकी जगह क्या ले लें, एक ऐसा सिंगल सेल ले लें जो इन्हीं के इक्वल अपना वेटेज रखता हो। यानी उसकी वैल्यू क्या है कि इन सबको हटा के, जैसे 1 kg के 5 वेट हैं आपके पास, उन 5 को हटा दें और एक सिंगल 5 kg का वेट रख दें। दैट मीन्स जो सिंगल 5 kg का वेट है दिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ दोज वेट्स, यानी ये उन्हीं के क्या है, इक्विवेलेंट है। तो लाइकवाइज दैट ऐसे हम अपने रिजल्ट्स को निकालने में रेजिस्टेंस में करते थे, वैसे यहाँ सेल में करेंगे। तो इन सभी का इक्विवेलेंट हम लोगों ने इज इक्वल टू करके एक इक्विवेलेंट मान लिया
वो सेल क्या हो जाएगा, एनई, और टोटल रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट की एनआर हो जाएगी, बट ये स्मॉल एनआर है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है, और बाहर के सर्किट में कैपिटल आर रहेगा। क्यों एनई हो गया, क्यों स्मॉल एनआर हो गया, ये अभी आप फर्दर प्रोसीडिंग में देख लेंगे। देखें, देखें, अगर देयर आर एन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम टोटल ईएमएफ जो है इक्विवेलेंट वाला वो क्या बोलेंगे। देखें, सीरीज में पोटेंशियल जो है वो डिवाइड होता था, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 वगैरह करते थे। तो यहाँ इक्विवेलेंट ईएमएफ है, तो E पे वही बात लागू कर लें, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कैपिटल E प्लस कैपिटल E प्लस कैपिटल E अप टू हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। तो E को जब हर बार ऐड कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल n। ओके, तो इसी वजह से आप लिखेंगे इट बिकम्स NE। ओके, और वही इंटरनल रेजिस्टेंस पे देखें, सीरीज में रेजिस्टेंस का आप लोगों ने देखा हुआ इक्विवेलेंट क्या होता है कि आर एस फॉर सीरीज के लिए सफिक्स लगा देते हैं, तो आर एस इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे आर अगर हम देखें आर इक्विवेलेंट वाला, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू n तक है, तो आर, ठीक है, n तक है, तो NR हो गया, क्योंकि स्मॉल आर सभी की सेम है, R1 भी स्मॉल आर है, R2 भी स्मॉल आर है एंड सो ऑन, यानी R प्लस आर प्लस आर प्लस आर अप टू n टाइम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। देखो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो हो गई अपने पास NR प्लस कैपिटल R। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी ये इंटरनल और जो बाहर के सर्किट में कैपिटल R लगा हुआ है, दिस इज हियर, वो इंटरनल हो गई स्मॉल r हर जगह की मिला के NR, और बाहर के सर्किट में कैपिटल R ये लगा हुआ है, तो ये सब मिला के अपने पास क्या हो गया, NR प्लस कैपिटल R हो गया। तो NR प्लस कैपिटल R ये रहेगा, ठीक है। तो करंट इन द सर्किट, अब करंट की बात करें, क्योंकि करंट हम लोग निकालते हैं तो आई इक्वल टू V अपॉन R स्टाइल का लुक देते हैं, यानी वोल्टेज जैसा फॉर्म ऊपर होना चाहिए और रेजिस्टेंस जैसा फॉर्म नीचे होना चाहिए। तो यहाँ वोल्टेज जैसा फॉर्म कौन है, NE, और टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्म कैपिटल R की जगह कौन लेगा, जो अभी हम लोगों ने लिखा है NR प्लस कैपिटल R। तो नाउ I बिकम्स NE अपॉन NR प्लस कैपिटल R। दिस इज द करंट इन द सर्किट इफ so many cells are connected in series। तो अब थोड़ा एनालिसिस और रहेगी स्पेशल केस की, यहाँ पे थोड़ा स्पेशल केस डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगा रखी है वो क्या है, वो अपना बहुत बड़ा रिस्पॉन्स देती है। कि एक तो ऐसा कि अगर हमको इंक्रीज करनी हो करंट की वैल्यू तो वो कैसा रिस्पॉन्स देगी, और एक ऐसा है जब करंट की वैल्यू लगभग जैसी वन सेल से मिल रही है वैसी मेनी सेल से भी उतनी ही मिले, तो एक ये रिस्पॉन्स देता है। यानी करंट की वैल्यू कांस्टेंट जैसी भी बनाए रखे तो कैपिटल R पे ही डिपेंड करता है, और करंट की वैल्यू वेरिएट हो जाए, मैक्सिमाइज हो जाए, तो ये भी कैपिटल R पे डिपेंड करता है। इसी वजह से इसके स्पेशल केसेस पे हम लोगों को आना पड़ता है। तो देखें स्पेशल केस फर्स्ट, पहले में क्या कंसीडर करें, जैसे ही कैपिटल R इज वेरी लार्ज इन कंपेयर टू NR, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो है NR, अगर उसके कंपेयर में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बाहर के सर्किट में जो ले रखी गई है, इट इज मच लार्जर, अगर ये ज्यादा बड़ा है तो क्या देखें रिस्पॉन्ड आएगा, तो रिस्पॉन्ड ये आएगा कि NR उसके कंपेयर में बहुत छोटा है। अगर NR बहुत छोटा है देन वी कैन निग्लेक्ट दैट। तो जरा इस फार्मूले में आके आप देखें, अगर NR को हम निग्लेक्ट कर दें तो इस फार्मूले में देखें I क्या बन जाएगा, NE अपॉन कैपिटल R। I इज इक्वल टू NE अपॉन कैपिटल R, या फिर और इसको थोड़ा स्टाइल में लिखें तो I इज इक्वल टू N और विद इन ब्रैकेट E अपॉन कैपिटल R। तो E अपॉन कैपिटल R से अगर आप देखें तो n टाइम आप कहेंगे कि करंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी ये देखें ये लाइन आपके पास आ गई, I इज इक्वल टू N E अपॉन कैपिटल R। तो आप क्या बोलेंगे, टोटल करंट इन द सर्किट बिकम्स n टाइम द करंट ड्यू टू द सिंगल सेल, यानी अगर हमें सर्किट की करंट इंक्रीज करानी है by the help of multiple cells, then what we have to do there, तो हमें हर हाल में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो सर्किट के लिए रखी गई है उसको हमें मैक्सिमाइज करना होगा, यानी उसको जितना ज्यादा लेंगे रिस्पॉन्ड करंट का उतना अच्छा मिलेगा। और इसी का अदर केस भी है,
इस कॉइन का दूसरा पहलू भी है। अगर हम कैपिटल आर को बहुत ही मिनिमाइज कर दें इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में, तो आप ये पाओगे कि जितना 1 सेल से करंट मिल रही है उतना ही अगर आपने 10 सेल लगा दिए तो भी वही, आपने 100 सेल लगा दिए तो भी वही। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल एन जो है वो कैंसिल हो जाएगा चल के। तो फिर आप ये सोचेंगे कि फिर फायदा क्या इससे मिलेगा, तो फायदा ये मिलेगा कि ड्यूरेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है, यानी वर्किंग आवर्स बढ़ाए जा सकते हैं, जिसको हम लोग बैटरीज पे एमएच जैसा पढ़ते हैं। एमएच जैसा लिखा होता है, यानी मिली एम्पियर आवर्स करके लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, मोबाइल की बैटरियों पर भी मिल जाएगा लिखा हुआ। यानी ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर वो समझ लें कि एग्जॉस्ट 5 आवर्स में हो जानी थी, तो 5 आवर्स के बजाय वो जब कई सेल लगे हुए हैं तो 5 आवर्स में एग्जॉस्ट नहीं होगी, वो मल्टीपल हो जाएगी, यानी वो लंबे टाइम तक वो ड्यूरेबिलिटी अपनी दिखाएगी, बट द करंट इज स्टिल देयर। अगर वो 0.5 एम्पियर की है यानी 500 मिली एम्पियर की है, तो 500 मिली एम्पियर की ही रहेगी। जैसे कि मोबाइल की लियोन बैटरीज वगैरह पे आप ये आसानी से देख सकते हैं कि उसमें बैटरी उसको क्यों कह रहे हैं, सेल नहीं कह रहे हैं, बिकॉज ऑफ मल्टीपल सेल्स आर कनेक्टेड, और वो मल्टीपल सेल का कनेक्शन जो है वही उसको बैटरी का नाम दिलवाए दे रहा है। तो अभी देखें, अगर इस कैपिटल आर जो है अगर वो छोटा है तो देखें क्या पड़ता है स्पेशल केस सेकंड में। इफ कैपिटल आर इज वेरी लेस इन कंपेयर टू स्मॉल एन आर, स्मॉल एन आर है यहाँ पे, कैपिटल एन आर नहीं है ये, कैपिटल आर इज वेरी लेस इन कंपेयर टू एन आर, स्मॉल एन आर रहेगा। देन अब कैपिटल आर को हम निगलेक्ट कर दें, क्यों, क्योंकि वो वेरी लेसर है। तो इस फार्मूले में फिर जरा आप लोग एक बार देख लें, ये सबसे लास्ट लाइन, कैपिटल आर को अगर निगलेक्ट कर दें तो हमारे पास रह जाएगा एन ई अपॉन एन आर, तो एन इज कैंसिल्ड, तो रह जाएगा ई बाई स्मॉल आर। ई बाई स्मॉल आर में एन तो गायब हो गया, इसका मतलब अगर सेल 1 है तो भी वही करंट, अगर सेल 3 है तो भी वही करंट। क्यों, क्योंकि एन की वैल्यू मल्टीप्लायर जो थी वो अब है ही नहीं, तो दैट इज इक्वल टू द करेंट ड्यू टू अ सिंगल सेल। इसका मतलब हम सर्किट में ये टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हमें सर्किट में करंट इंक्रीज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर मल्टीपल सेल ले रखे हैं तो हमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ी रखनी पड़ेगी, और अगर हमें सर्किट में करंट एज यूजुअल रखनी है, जितना सिंगल सेल से मिली थी उतनी ही बनी रहे, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए वर्किंग आवर्स की, तो हम फिर क्या करते हैं कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होती है वो सर्किट में लेस वैल्यू की डालनी पड़ती है। तो यहाँ स्पेशल केस जो फर्स्ट और सेकंड है वो जब पैरेलल पढ़ेंगे रिवर्ट हो जाएंगे। जो यहाँ का पहले केस का थीम मिल रहा है कि आर बड़ा हो तो वैसा मिलेगा, वो पैरेलल में इसका रिस्पॉन्ड पलट जाएगा, यानी जो इसका फर्स्ट केस का रिस्पॉन्ड है वो उसके सेकंड केस में चला जाएगा, जो उसके सेकंड केस का रिस्पॉन्ड यहाँ पे है वो उसके फर्स्ट केस में आ जाएगा। तो अब हम उसको फर्दर जो है नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे। तो फिर